ईवान एक बदसूरत, घिनौना और बेकार लूजर था जिसने अपने माँ बाप को उनकी जुए की लत की वजह से खो दिया था और अपनी पूरी जिंदगी फालतू वीडियो गेम खेलने में बर्बाद कर दी थी। लेकिन इससे पहले कि उसे कुछ पता चलता, वो गलती से एक सीक्रेट छिपे हुए आयाम में घुस गया जहां एक सुंदर और मोहक वैम्पायर ने उसे दुनिया का सबसे कमजोर आदमी होने की वजह से मार डाला। हालांकि अपने आखिरी पलों में युआन ने अतीत की सबसे हॉट परी को बुलाया और अपने गॉड फॉर्म को जगाने के लिए उसके शरीर का इस्तेमाल किया, जिससे उसे पूरी इंसानियत को तबाह करने की वर्जित ताकत मिल गई। किराया न दे पाने की वजह से घर से निकाले जाने के बाद युआन ने आखिरकार अपना सूटकेस पैक कर लिया था और वो जाने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे ही वो हवाई जहाज पर चढ़ने वाला था, स्पेस टाइम टूटने लगा और उसके रास्ते के अंत में एक पोर्टल बन गया। बिना एहसास किए ही वो एक अलग आयाम में इसेकाई हो गया और उसकी आंखों के सामने एक ड्रैगन ने उसे लगभग कुचल ही दिया था और उसकी घटिया जिंदगी खत्म कर दी थी। लेकिन जब वो जमीन पर पड़ा था, उसने स्पाइडर गर्ल और टोनी स्टार्क को चारों तरफ उड़ते देखा। साथ ही हर्मियोन अपनी झाड़ू पर थी और एक सफेद फ्रोजोन उसके पास से फिसलते हुए निकला। उसके खाली सिर के ऊपर एक लड़की एक ड्रैगन को उड़ाकर ले जा रही थी और जब एक जमीनी जानवर ने उसके घिनौने चेहरे को चाटा तो ईवान को आखिरकार एहसास हुआ कि वो पूरी तरह से एक अलग दुनिया में है। अंततः वो स्टोन गॉड को खोजने में कामयाब रहा और 2 जादूगरों ने उसे बताया कि वो गॉड उसकी जादुई क्षमता को मापेंगे। लेकिन जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, एक चमकदार सफेद रोशनी निकली जिसने दूसरों को अंधा कर दिया। पर उन 2 जादूगरों ने उसकी बदसूरत शक्ल की वजह से उसे तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया और हर कोई हंसने लगा कि वो कितना कमजोर था। जब उसने सोचा कि वे क्यों हंस रहे हैं तो जादूगर ने समझाया कि स्टोन गॉड अलग अलग लाइट में चमकता है, पर सफेद लाइट एक बिल्कुल बेकार इंसान की निशानी है जिसके पास कोई जादू नहीं है। तभी उनमें से एक ने देखा कि वहां हरे रंग की एक छोटी सी लकीर थी और उसे बताया कि उसके पास पूरी दुनिया का सबसे छोटा वुड मैजिक है। हालांकि उससे भी छोटी तो वो असली लकड़ी थी जिसे वो छुपा रहा था। शर्म से वहां से जाते हुए एवं ने सोचा कि उसकी दूसरी जिंदगी भी उसकी पिछली जिंदगी की तरह ही निराशाजनक क्यों होने वाली है, क्योंकि चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वो कोई भी जादू नहीं कर पाया और अपना बाकी हफ्ता डिप्रेशन में डूबे हुए बिताया। हालांकि एक बूढ़ा आदमी उसकी आंखों के सामने आया और बोला कि अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद मत करो, क्योंकि भले ही उसके पास दुनिया का सबसे कमजोर जादू था, वो इस देश में वुड मैजिक जगाने वाला अकेला दूसरा इंसान था। किसान होना जितना निराशाजनक था, युआन जानता था कि उसे पैसे कमाने और जिंदा रहने के लिए एक रास्ते की जरूरत है। इसलिए अगले कुछ हफ्तों के लिए उसने अपनी जादुई क्षमता को बढ़ाना शुरू किया, जब तक कि वो अपनी शक्तियों से पौधों को उगाने के लायक नहीं हो गया। पर एक रैंडम रात को उसने 2 सिम्स की आवाज सुनी जो एक लड़की के लिए घुटनों पर बैठे थे और उसके पैर चूम रहे थे। उनमें से एक डरपोक उस हॉट लड़की की गर्दन चूमने लगा और जब युआन अपनी सांस रोककर देख रहा था, लड़की की आंखें राक्षसी हो गईं और उसने उसका सारा खून चूसने के लिए उसकी गर्दन पर काट लिया। जैसे ही वो उड़ने लगी, उसने अपना असली वैम्पायर रूप दिखाया और जब दूसरे सिम्प की सोई हुई जादुई ऊर्जा जागी तो उसने जमीन से पत्थर की मुट्ठियां निकालना शुरू किया और उन्हें वैम्पायर की तरफ फेंकने लगा। हालांकि उसने उसके दोस्त को गिरा दिया और उसके सभी हमलों को तबाह करने के लिए अपनी बेलों का इस्तेमाल किया, जिससे वे सब जमीन पर गिर गए। जैसे ही उस आदमी ने भागने की कोशिश की, वैम्पायर की बेलों ने उसे जकड़ लिया और जब वो उसका खून पी रही थी, युआन ने वहां से भागने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन इससे पहले कि वो जंगल में दूर जा पाता, वैम्पायर की भारी भरकम नजरों ने पहले ही देख लिया था कि वो भाग रहा है और जैसे ही उसने सोचा कि वो सुरक्षित है, वैम्पायर ठीक उसके पीछे खड़ी थी। पास आने और उससे पूछने के बाद कि वो क्या कर रहा है, युआन ने उससे दूर भागने की कोशिश की, लेकिन उसने जमीन ही तबाह कर दी और उसे बांधने के लिए अपनी कांटेदार बेलों का इस्तेमाल किया। अपनी पूरी जिंदगी में जितने भी हेंटाई उसने देखे थे, युआन ने कभी नहीं सोचा था कि वो टेंटेकल का शिकार बनने वाला इंसान होगा और वैम्पायर ने उसका खून पीना शुरू कर दिया था। अपने आखिरी पलों में रोशनी का एक विशाल पुंज आसमान की तरफ फटा और उसके दिल की गहराइयों से एक लड़की प्रकट हुई और उसकी आंखों के सामने आई। उसे एहसास हुआ कि अगर वो मुख्य पात्र होता तो ये लड़की उसकी नौकरानी होती, पर उस लड़की ने उससे कहा कि वो नर्क से है और अपनी तलवार निकाली। उसे बताया कि वो यहाँ उसकी घिनौनी वर्जिन जिंदगी लेने आई है। हालांकि उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर पहले ही बेहोश हो चुका है और वैम्पायर ने उसे बताया कि युआन उसके स्वादिष्ट बलिदान के सिवा और कुछ नहीं था। लाल बालों वाली लड़की ने बेलों को काट दिया और उससे कहा कि वो उसकी आत्मा बचाएगी और उसकी ताकत वापस लाएगी, पर ऐसा करने के लिए वो वैम्पायर की जीवन शक्ति को उसके शरीर में डालने वाली थी। इसलिए वो वैम्पायर की तरफ उड़ने लगी और इससे पहले कि वैम्पायर अपना वार कर पाती, उस परी ने उसे काट दिया और एक ही वार में खत्म कर दिया। जैसे ही उसने उसकी जीवन शक्ति निकाली, उसने उसे युआन के शरीर में पहुंचाना शुरू कर दिया और दूर से एक रहस्यमयी महिला को एहसास हुआ कि आखिरकार समय आ गया है। कुछ पलों बाद युआन ने अपनी आंखें फिर से खोली, ये समझते हुए कि लड़की ने उसे बचा लिया है, और उससे पूछा कि क्या वो उसकी परी है। उसने सोचा कि क्या वो उसकी पर्सनल नौकरानी बनेगी और उसे हर रात उसका इस्तेमाल करने देगी। लड़की ने सोचा कि क्या वो उसे पहचान पा रहा है।
हालांकि युआन ने उसे अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था, पर परी ने उसे बताया कि उसकी जान बचाने का अकेला कारण ये था कि वो खुद उसे खत्म कर सके। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, परी अपनी तलवार लेकर उसकी तरफ उड़ने लगी, लेकिन उसे काटने के बाद घाव उल्टा उसके अपने शरीर पर दिखाई दिया। वो हैरान थी कि युआन क्या कर रहा था। तभी वो रहस्यमयी लड़की आई और खुद को शोयू अकेडमी की चेयरमैन बताया। उसने उस हॉट परी को अपनी बदसूरत हरकतें बंद करने को कहा, क्योंकि अगर वो अपने बुलाने वाले को नुकसान पहुंचाती रही तो दर्द सिर्फ उसे ही होगा। हालांकि परी को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और उसने उसे फिर से काटने की कोशिश की, पर वो खुद ही नीचे गिर गई। इसलिए चेयरमैन युआन के पास आई और उसे स्पिरिट मैनुअल थमा दिया और उसे अपना हाथ उठाने को कहा। जैसे ही उसने किताब को छुआ, उसके चारों तरफ एक रोशनी निकली और उसका शरीर अपने आप बोलने लगा। परी को उसकी किताब में वापस बुला लिया और खुलासा किया कि उसका नाम मोफे था। बाद में उस रात चेयरमैन ने कहा कि उसकी नई किताब परियों के इतिहास के बारे में बताएगी, पर चूंकि ये शोयू अकेडमी की थी तो वो इसे तभी देगी जब वो उनके स्कूल में आएगा और उनके बीच छिपे वैम्पायर को ढूंढेगा। बदले में उसने उसे 3 और परी बीज देने का वादा किया जो मोफे से भी ज्यादा मजबूत होंगे। इसलिए युआन घुटनों के बल बैठ गया और सबसे बेस्ट स्टूडेंट बनने का वादा किया, ये सोचते हुए कि अब वो अपने हरेम में अगली कौन सी परियों को जोड़ने वाला है। रात को मैनुअल पढ़ते समय किताब के अंदर का सिस्टम चालू हो गया और उसने बताया कि इस किताब में परियों की यादों वाली दुनिया है। आखिरकार परियां पैदा नहीं होती बल्कि पिछले जन्मों का अवतार होती हैं। इसलिए किसी परी को पूरी तरह कंट्रोल करने का इकलौता तरीका उसकी यादों में जाकर उससे दोस्ती करना है। हालांकि युआन अभी इतना कमजोर था कि मोफी की यादों में नहीं जा सकता था, इसलिए सिस्टम ने उसे 24 घंटे बाद आने को कहा। सिस्टम ने उसे किताब को अपने फोन में जोड़ने और सिरी की जगह लेने को कहा ताकि उनके बीच बातचीत आसान हो सके। अगले दिन स्कूल में हर कोई इस बात से चिढ़ा हुआ था कि वो लूजर उनकी क्लास में होने वाला है। इसलिए एक लड़के ने जमीन पर बर्फ का क्रिस्टल लुढ़काकर उसे शर्मिंदा करने की कोशिश की। जैसे ही इवान उस जाल को उठाने गया, उसके चारों ओर एक भारी हरी रोशनी निकली जो दूसरी लाइट के साथ चमक रही थी। इसने इवान को इतिहास का पहला ऐसा इंसान बना दिया जिसके पास दोहरी जादुई ताकत थी। पल भर में उसके शरीर ने पूरे कमरे को स्कैन किया जब तक कि उसे सबसे हॉट लड़की नहीं मिल गई। वो उसके पास दौड़कर गया और अपना सबसे धाकड़ पिकअप लाइन मारा और पूछा कि क्या वो उसके साथ नूडल्स खाना चाहेगी। हालांकि वो लड़की शर्म के मारे भाग गई और बाकी लड़के हैरान थे कि इवन दुनिया का सबसे बड़ा जिगर वाला निकला। भागने के बाद उसने अपने फोन के सिस्टम से पूछा कि उसने अपने शरीर पर से कंट्रोल क्यों खो दिया था, तो परी ने उसे बताया कि उसने नींद में ही आकर्षित करने वाली शक्ति और अपनी दूसरी जादुई ताकत यानी विंड मैजिक को जगा लिया था। बाकी पूरे दिन सभी लड़कियों को लगा कि वो दुनिया का सबसे कूल लड़का है, लेकिन जादुई लड़ाई वाली क्लास में इवान ही अकेला था जो दूसरों का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। जब वे काम खत्म कर चुके थे तो टीचर ने बताया कि वे अब आपस में लड़कर अपनी जादुई ताकत की प्रैक्टिस करेंगे। वही लड़का जो पहले युआन को परेशान कर रहा था, उसने पहले मैच के लिए खुद का नाम दिया और युआन को अपना दुश्मन बनने की चुनौती दी। जब टीचर ने युआन पर चिल्लाकर उसे अपनी जगह लेने को कहा तो वे दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। तभी देश की राजकुमारी वहां पहुंची और वो उनका मुकाबला देखने वाली थी। उस घटिया बेवकूफ ने कसम खाई कि वो राजकुमारी के लिए युआन को हरा देगा और उसकी तरफ हवा की तलवारें फेंकी, लेकिन युआन ने बिना किसी कोशिश के उसके हमले को रोक दिया। हालांकि उसके दुश्मन ने उसकी तरफ एक बवंडर छोड़ दिया और मोफी ने उससे कहा कि अब उसे बुलाओ और इस मैच को अभी खत्म करो। पर युआन अपने दुश्मन को अकेले संभालना चाहता था और वो उस बवंडर के बीच में कूद गया। उसने उस बेकार बेवकूफ को तबाह करने के लिए अपनी कुदरती जादुई ताकत को चालू कर दिया। लेकिन मैच जीतने के बाद युआन बेहोश हो गया और कुछ देर बाद एक जलते हुए गांव में उसकी आंख खुली। जब वो वहां घूम रहा था तो एक आदमी दौड़कर उसके पास आया और अपनी जान बचाने की भीख मांगने लगा। तभी एक ताकतवर आदमी ने उसे जमीन पर पटक दिया। जैसे ही वो पीछे की तरफ खिसका, उसने एक छोटी बच्ची को ठंड से कांपते हुए देखा। ये देखकर कि वो बुखार से तप रही थी, उसने एक तौलिए से उसका शरीर ठंडा करने की कोशिश की, पर वो उसके ऊपर ही बेहोश हो गई। कुछ ही देर में 2 बदसूरत लड़कियां उसके पास आईं। वे बदसूरत लूजर्स गली से बाहर निकले और सोचने लगे कि वे उस बच्ची को कितने सोने के सिक्कों में बेच सकते हैं। युआन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर उन्होंने उसके गंदे चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया और उसे उठाकर ले गए। उसे बचाने की ठान कर उसने उसे छीन लिया और भागने लगा, पर उन्होंने उसे पकड़ लिया और जब वो बच्ची को बचा रहा था वे उसे पीटने लगे। जब बच्ची ने उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहा तो उसे एहसास हुआ कि वो मोफी ही थी और फिर वो एक रोशनी की तरफ गिरने लगा। तभी उसकी नींद खुली और एक आदमी ने उसे बताया कि वो परियों की रूहानी दुनिया में था। ये दुनिया उनकी यादों की जगह थी और अपनी परी पर पूरा कंट्रोल पाने का यही इकलौता तरीका था। चूंकि वे असल में इंसान थे, इसलिए उनके इंसानी जीवन की सभी यादें इस दुनिया में फिर से जी जाती थीं और अपनी परी पर काबू पाने का इकलौता तरीका उसकी भावनाओं को समझना था।
इसका हल ढूंढने का फैसला करके एवम ने परी को बुलाया, पर उसके पास उसकी फालतू बातों के लिए वक्त नहीं था और उसने पूछा कि उसे क्या चाहिए। तो युआन ने उसे बताया कि वो एक शरीफ आदमी है जो औरतों की इज्जत करने में यकीन रखता है। उसने कहा कि वो उसे कभी भी ऐसा कुछ करने का हुक्म नहीं देगा जिसे वो पसंद न करती हो। उसे उसकी बातें प्रेरणादायक लगीं, पर उसने कहा कि वो भी उसके पास्ट के बाकी ठरकियों जैसा ही है। तभी वहां भारी कैनन्स वाली 2 लड़कियां अंदर आईं और युआन कंबल के नीचे छुप गया। जब वे लड़कियां पहले वाले एक सिम्प के पास गईं और उसके मांस का स्वाद चखने की बात करने लगीं, तो युआन को समझ आया कि ये वही वैम्पायर थे जिन्हें उसे ढूंढना था। हालांकि उन्हें पहले ही उसके होने का पता चल गया था और युआन को डर था कि मोफी को बुलाने से पहले ही वे उसे अपना रात का खाना न बना लें। तभी कमरे में वैम्पायर किंग आया और उन लड़कियों से कहा कि आज रात उन्हें एक जरूरी काम करना है। घर वापस आने के बाद युआन सोचने लगा कि स्कूल की चेयरमैन कहाँ चली गई। उसे डर था कि कहीं वो जल्द ही फिर से इसेकाई न हो जाए। रात को युआन ने इंस्टेंट नूडल्स खाने का फैसला किया, पर तभी उसे बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। ये सोचकर कि वे वैम्पायर होंगे, उसने छुपने का फैसला किया और सोचने लगा कि उन्हें उसके घर का पता कैसे चला। हालांकि वो घुसपैठिए सिर्फ एक लड़की थी और उसने अंदर की खुशबू को पहचान लिया, पर युआन ने उसे एक मुक्का मारकर बेहोश कर दिया। तभी उसे पता चला कि वो तो राजकुमारी थी और उसे लगा कि अगर उसे पीटते हुए देखा गया तो उसे मौत की सजा हो जाएगी। ये देखकर कि वो अकेली थी, उसने उसे अंदर खींच लिया और बिस्तर पर लिटा दिया और सोने की कोई और जगह न होने की वजह से उसने उसके बगल में ही लेटने का फैसला किया। लेकिन जब सुबह हुई तो उसने उसे ठरकी समझा और उसका दांत तोड़ दिया और उसके प्लॉट पर लात मार दी। अपने भविष्य के बीजों के बर्बाद होने के डर से एवं ने समझाना शुरू किया कि जब वो उसके बरामदे पर बेहोश हो गई थी तो उसने ही उसकी मदद की थी। कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि वो उसे नूडल्स खिलाकर पटा सकता है और जैसे ही उसने एक चम्मच खाया उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगा। तभी उसे बाहर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ और उसने बताया कि दरवाजे पर कोई है। उसी पल एक वैम्पायर ने दरवाजा तोड़ दिया, पर युआन और राजकुमारी पहले ही दूसरे कमरे में खिसक चुके थे। जैसे ही वैम्पायर्स ने उसके घर पर छापा मारा, वे सोचने लगे कि वो कहाँ छुपा है। तभी युआन ने एक जार को टूटने से पहले ही पकड़ लिया। एक वैम्पायर उसकी खुशबू का पीछा करते हुए एक दरवाजे तक पहुंची और अपने भारी भरकम कैनन से उसे तबाह कर दिया, पर कमरा खाली मिला। हालांकि जैसे ही उन्होंने कमरा बर्बाद करने की कोशिश की, युआन ने उन्हें बेलों से जकड़ लिया और राजकुमारी के साथ वहां से भागने लगा। जब वे जंगल में पहुंचे, उसने राजकुमारी से पेड़ों के पीछे छुपने को कहा, पर कुछ ही मिनटों में वैम्पायर्स वहां पहुंच चुके थे। जैसे ही उन्होंने उस पर हमला किया, युआन ने अपने लिए लड़ने के लिए मोफे को बुला लिया। वो तुरंत एक जलती हुई ऊर्जा के साथ प्रकट हुई, अपनी तलवार निकाली और वैम्पायर्स को उड़ा दिया। फिर अपनी तलवार उठाकर ग्रेव ऑफ हेल को बुलाया। वैम्पायर्स को लगा कि उनके पास एक मौका है और उन्होंने उस पर हमला करने की कोशिश की, पर उसने एक ऐसा जादू चलाया जिससे वे नर्क की आग में जलने लगे और उन्हें एहसास हुआ कि वे एक अदृश्य घेरे बैरियर में फंस गए हैं। हालांकि वो घेरा अचानक टूट गया और वैम्पायर किंग जमीन पर उतर आया। लड़कियों को लगा कि वे सुरक्षित हैं, पर उसने उन्हें तुरंत खत्म कर दिया और लेप्रेचुन ने युआन को बताया कि वो 8वें लेवल का नाइट है। फिर भी मोफी लड़ने के लिए तैयार थी और वे दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। तलवारें टकराने लगी, पर उसने वादा किया कि वो बाद में युआन को भी खत्म कर देगी। पीछे हटते समय उसे पता चला कि वो जख्मी हो गई है और युआन ने लेप्रेचुन से उसकी मदद मांगी। तो उसने बताया कि मोफी की ताकत बढ़ाने का इकलौता तरीका उसकी रूहानी दुनिया स्पिरिट वर्ल्ड को फिर से बनाना है। युआन को लगा कि यह आसान होगा और उसने उसे रूहानी दुनिया में भेजने को कहा, पर उसने बताया कि उसकी रूहानी ताकत इसके लिए काफी नहीं है। उसी समय मोफी और नाइट की तलवारें टकराईं, पर उसने मोफी को पीछे धकेल दिया। जब युआन को एहसास हुआ कि उसने मुकाबले के दौरान अपनी सारी रूहानी ताकत खत्म कर दी है, तो वो सोचने लगा कि इसे वापस कैसे पाया जाए। तभी राजकुमारी उसके सामने आई और बताया कि वो एक रूहानी मास्टर है और उसे रूहानी दुनिया में भेजने के लिए काफी ताकत दे सकती है। तो उसने राजकुमारी से अपनी आंखें बंद करने को कहा और वादा किया कि अगर वो उसे अपनी ताकत देगी तो वो साल भर उसे नूडल्स खिलाएगा। तुरंत ही उसने अपनी रूहानी ताकतें इकट्ठा करना शुरू कर दिया, पर नाइट ने मोफी को एक तरफ पटक दिया और अपनी एक शक्ति को बुलाकर उसने उसे खत्म करने के लिए आग छोड़ दी। किस्मत से मोफी ने उसे बचा लिया, खुद वो हमला झेला और वो ऊर्जा युआन के अंदर समा गई। अपनी रूहानी दुनिया के अंदर मोफी ने कुछ डाकुओं को मार गिराया, पर आखिरी वाले को छोड़ दिया क्योंकि वो रहम की भीख मांग रहा था। जैसे ही वो जाने लगी, उस नीच आदमी को लगा कि वो उस पर पीछे से हमला कर सकता है और उसे मारने के लिए दौड़ पड़ा, पर युआन उस पर चिल्लाया कि वो अपने पीछे देखे और मोफी ने तुरंत उसे चाकू मार दिया। हालांकि जब वो उससे मिलने के लिए भागा, वो उसके आर पार निकल गया और उन्हें एहसास हुआ कि वो उन्हें देख नहीं सकती। युआन इस खुलासे से सदमे में था।
तभी परी ने बताया कि ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब उसकी रूह पहले से ही इस दुनिया में मौजूद हो। उस शाम जैसे ही मोफी एक गली से बाहर निकली, उसने अपने सामने एक बंदे को देखा और उससे कहा कि उसे उसकी लंबी तलवार पसंद है और वो उसे खरीदना चाहती है। पर उसने मोफी को बताया कि वो तलवार बिकाऊ नहीं है। जब वो वहां से जाने लगी तो युआन ने सोचा कि ये नया बंदा भी उतना ही बदसूरत दिख रहा है जितना कि वो खुद है, और उसे शक हुआ कि शायद उसने ही किसी तरह मोफी के पास्ट को प्रभावित किया है। कुछ दिनों बाद मोफी ने उस रहस्यमयी आदमी को बाहर बच्चों के साथ खेलते देखा और सोचा कि वो एक शरीफ आदमी है। हालांकि जब उसने उसे हेलो कहने की कोशिश की तो मोफी ने तुरंत अपनी खिड़की बंद कर ली। उस दिन सड़क पर गुंडों के एक ग्रुप ने उस शरीफ आदमी को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन वो लगातार एक लड़की की रक्षा करता रहा। जब मोफी उस गली में पहुंची तो ये नज़ारा देखकर उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसे याद आया कि जब वो छोटी थी तब युआन ने भी उसे इसी तरह बचाया था। जैसे ही उनके लीडर ने उस आदमी का दांत तोड़ने की कोशिश की, मोफी ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया, और जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि वो एक बदनाम कातिल है, वे डरपोक तुरंत वहां से भाग गए। बचाने के लिए शुक्रिया कहने के तौर पर उस आदमी ने उसे अपनी लंबी तलवार गिफ्ट में दे दी, और मोफी ने एक कांच को काटकर चेक किया कि वो तेज है या नहीं। तो तलवार के बदले में मोफी ने उससे कहा कि जब भी वो मुसीबत में होगा वो उसे बचा लेगी। हालांकि युआन को लगा कि उसे किसी जाल में फंसाया जा रहा है। उसने सोचा कि वो आदमी एक जासूस है और उसने जानबूझकर उसका ध्यान खींचने के लिए इंतजार किया था। युआन को लगा कि उस आदमी ने उसे सफलतापूर्वक बेवकूफ बना लिया है और वो उसे वहीं ले जा रहा है जहां वो चाहता है। इसी बीच राजकुमारी की ताकत अब खत्म होने वाली थी। उसी समय मोफी और नाइट की तलवारें टकराती रहीं, पर नाइट ने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया, जिससे एक धमाका हुआ और मोफी का शरीर बुरी तरह जख्मी हो गया। इसके बावजूद वो युआन की रक्षा करने पर अड़ी रही। जैसे ही वैम्पायर ने अपनी शक्तिशाली आभा ऑरा छोड़ी, मोफी उसके रास्ते में खड़ी हो गई और नाइट अपनी अरोरा तलवार लेकर उसकी ओर लपका। मरने के लिए तैयार होकर मोफी ने अपनी तलवार गायब कर दी और नाइट की लंबी तलवार उसके शरीर के गहरे अंदर घुस गई। हालांकि उसने अपने खून से एक शार्प कर्स को एक्टिवेट करने का फैसला किया और उसी पल बड़ी बेलों ने नाइट को जकड़ लिया। मोफी को एहसास हुआ कि वो नाइट तभी तक फंसा रहेगा जब तक वो जिंदा है। फिर भी वो अपनी आखिरी सांस तक युआन को बचाने के लिए तैयार थी, पर उसे इस बात का दुख था कि वो पास्ट को नहीं बदल सकी। रूहानी दुनिया में युआन सोचने लगा कि वे मोफी को दिखाई कैसे दे सकते हैं। जब उसकी सारी कोशिशें बेकार गईं तो उसने उस आदमी पर चिल्लाने का फैसला किया और उसे बेकार बेवकूफ कहा, इस उम्मीद में कि वो उसकी आवाज सुन लेगा। तो उस आदमी ने उससे कहा कि अपनी बकवास बंद करो, और युआन को एहसास हुआ कि अब उम्मीद की किरण जागी है। उस बंदे ने कहा कि उन दोनों की रूह एक ही है, पर युआन ने उससे कहा कि वो बुरा है और जानना चाहा कि वो उस लड़की के साथ क्या करना चाहता है। युआन की दूसरी रूह ने अपना परिचय एनयू के रूप में दिया, जो उसके नाम के अक्षरों को ही बदलकर बना था। एनयू ने युआन को बताया कि मोफी उनके गेम में महज एक एनपीसी है, पर युआन ने उसे बताया कि वो उसके लिए बहुत जरूरी है। अगले दिन मोफी ने अपने अपार्टमेंट के बाहर कदमों की आहट सुनी, और जैसे ही एनयू ने उसका दरवाजा खटखटाया, मोफी ने उसे अंदर खींच लिया और उसकी जान लेने ही वाली थी। हालांकि वो बिल्कुल नहीं डरा और उससे कहा कि उसकी आंखें सितारों से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। जब उसने पूछा कि वो क्यों आया है तो उसने बताया कि वो उसके लिए कुछ खाना लाया है, पर मोफी को एहसास हुआ कि अंदर खींचते समय वो फर्श पर गिर गया था। दुखी होकर उसने उसे उठाना चाहा, पर एनयू ने वादा किया कि वो उसके लिए दूसरा खाना बनाएगा और वहां से चला गया। युआन उस पर चिल्लाने लगा कि वो होश में आए, क्योंकि एनयू सिर्फ उसके दिल के साथ खेल रहा है, पर उसकी बातें हवा की तरह खाली थीं। उस शाम जब वे एक मीनार पर बैठकर प्यारा नजारा देख रहे थे, एनयू ने उसे बताया कि वो मीनार शहर की सबसे सुरक्षित जगह है। उसने कहा कि वो एक खोजकर्ता है और खजाने की तलाश में पूरी दुनिया घूमा है, पर मोफी सोचने लगी कि उसके जैसा कमजोर और बदसूरत लूजर कहीं भी कैसे घूम सकता है। उसने मोफी को बताया कि वो उसे एक बहुत दूर के टापू पर ले जाना चाहता है और वो अपनी हर दिन की जिंदगी उसे खुश करने में बिताना चाहता था। लेकिन वो सोचने लगी कि क्या वो अपनी अभी की जिंदगी छोड़ सकती है। कुछ ही दिनों में उसने चोरों को मारना शुरू कर दिया, पर जल्द ही गली के बाहर उसे एनयू मिल गया और उसने अपनी तलवार छुपा ली। उसे डर था कि कहीं वो निराश ना हो जाए। उसने मोफी को बताया कि वो रात के खाने के लिए सामान खरीद लाया है और साथ घर चलने को कहा, पर उसने उसे पहले घर जाने को कहा और वादा किया कि वो जल्द ही आएगी। जब वो चला गया तो वो गली में छुप गई और घर पहुंचकर उसे धोखा देने की बात पर दुखी होने लगी। एनयू ने अपना बनाया हुआ खाना दिखाया और कहा कि ये एक खास डिश है जो उसकी मम्मी बनाया करती थी। हालांकि युआन को लगा कि उसका एक एक शब्द झूठ है और वो सोचने लगा कि मोफी उसके झूठ को पकड़ने के लिए इतनी बेवकूफ क्यों है। खुद को बुरा महसूस करते हुए उसने उसे बताने की कोशिश की कि वो एक कातिल है, पर उसने कहा कि वो फिर भी उससे प्यार करता है और उसके साथ होना उसकी खुशकिस्मती है। मोफी ने उसे बताया कि जब वो छोटी थी तब एक आदमी ने उसे बचाया था और उसी ने उसे जीने का जज्बा दिया था। तो एनयू ने कहा कि वो उसे उस दूसरे आदमी की तरह छोड़कर नहीं जाएगा
और हमेशा उसके साथ रहेगा। अगले दिन तक मोफी सोचने लगी कि वो टापू की ट्रिप के लिए काफी पैसे कैसे जमा करेगी। गिल्ड मास्टर को लगा कि उसकी ये ट्रिप एक जाल है और उसने उसे एनवीयू से दूर रहने की चेतावनी दी, पर वो तो प्यार के चक्कर में अंधी हो चुकी थी और अपना मन बना चुकी थी। जब वो उस शाम उससे मिली तो उसने बताया कि उसने जहाज की 2 टिकटें खरीद ली हैं और वो इस नर्क जैसी जगह से बाहर निकलने का इंतजार नहीं कर सकती। तो उसने मोफी से मीनार टावर पर उसका इंतजार करने को कहा। अगले दिन मोफी ने अपना आखिरी शिकार समझकर एक और चोर को मार गिराया और घर लौटकर अपना बॉक्स बंद किया और निकलने लगी। सड़क पर उसे 2 लड़के मिले जो उसकी ट्रिप को लेकर उसे छेड़ने लगे, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि वो उन्हें पल भर में खत्म कर सकती है तो वे माफी की भीख मांगने लगे। किस्मत से मोफी आज अच्छे मूड में थी और उसने उन्हें छोड़ देने का फैसला किया। मीनार पर पहुंचकर मोफी शहर छोड़ने को लेकर बहुत उत्साहित थी, पर युआन सोचने लगा कि एनयू ने उसे यहाँ इंतजार करने के लिए क्यों कहा था। उसे इस बारे में कुछ बुरा महसूस हो रहा था और उसे लगा कि यही वजह होगी कि मोफी एक गुस्से वाली परी बन गई। जब दोपहर हुई तो मोफी को एहसास हुआ कि एनयू अभी तक वहां नहीं पहुंचा है, पर उसे लगा कि वो ट्रैफिक वगैरह की वजह से लेट हो गया होगा और उसने इंतजार जारी रखा। युआन सोचने लगा कि एनयू का प्लान क्या है और उसे पक्का लगा कि वो कुछ बहुत बुरी खिचड़ी पका रहा है। तीसरी रात तक मोफी उसी मीनार पर टिकी रही, अपने सपनों के राजकुमार का इंतजार करने की ठान कर। उसने हफ्तों से इस पल का सपना देखा था और उसे लगा कि जैसे ही वो यहां से जाएगी शायद वो आ जाए। हालांकि युआन को सब पता था और वो उस पर चिल्लाने लगा कि होश में आ जाओ, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जब सुबह हुई तो गिल्ड मास्टर ने बताया कि उसकी गैर मौजूदगी में डाकुओं ने उनके कस्बे पर हमला कर दिया है और अब कोई भी शहर की तरफ नहीं भाग सकता। इसके बावजूद मोफी ने उससे कहा कि वो तब तक नहीं जाएगी जब तक वो अपनी जिंदगी के प्यार को देख नहीं लेती। तभी डाकुओं ने मीनार को उड़ा दिया और जैसे ही मोफी को होश आया उसे लगा कि उसके आदमी को शायद पकड़ लिया गया है और वो उसे बचाने के लिए भागी। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे भागी उसे अपने दिमाग में उसकी आवाज सुनाई देने लगी और वो दुखी थी कि वे अब साथ में उस टापू पर नहीं जा पाएंगे। एक पल में उसने 2 डाकुओं को ढेर कर दिया, लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंची बाकी डाकुओं ने एक लड़की को जान से मारने की धमकी दी। ये नज़ारा देखकर वो गुस्से से पागल हो गई और आगे बढ़कर उन सबको मार गिराया। जैसे ही उसने उस लड़की को शांत करने की कोशिश की उस लड़की ने उसे चाकू घोंप दिया और मोफी को एहसास हुआ कि वो भी उन्हीं में से एक थी। उसी वक्त एनयू उसकी आंखों के सामने आया और उस लड़की ने उससे कहा कि मोफी तो किसी मुर्गी से भी ज्यादा भोली निकली। उसके शब्द बहुत कड़वे थे और मोफी को आखिरकार एहसास हुआ कि वो एक बेकार बदसूरत लूजर ही थी। उसे पाने के लिए बेताब होकर वो उन आदमियों की तरफ रेंगने लगी, पर एक डाकू ने उसे बताया कि उसके प्रेमी ने खुद ही ये प्लान सुझाया था। कुछ हफ्तों पहले उसने डाकुओं से कहा था कि वो उसे पकड़वा देगा और बदले में उसने पूर्वी जिले का इंचार्ज बनने की मांग की थी। अपने प्लान को कामयाब बनाने के लिए उसने बस एक साधारण सी तलवार मांगी थी और उसे पूरा भरोसा था कि उसे बस उसी की जरूरत है। ये सब जानकर मोफी उनकी तरफ बढ़ने लगी, एनयू के आमने सामने आने की ठान कर, और उसने युआन की चीखों को अनसुना कर दिया क्योंकि वो वैसे भी उसे सुन नहीं सकती थी। हालांकि जल्द ही उसे घुटनों पर ला दिया गया और डाकुओं के सरदार ने एनयू से कहा कि उसका उसे जिंदा छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। जैसे ही मोफी को उनके साथ बिताए पल याद आए और उसे लगा कि ये सब महज एक धोखा था, वो ऐसे चिल्लाई जैसे उसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया हो। उसी समय वो डाकू गायब होने लगा और बाकी सब भाग गए क्योंकि परियों के एक झुंड ने कस्बे को तबाह करना शुरू कर दिया। कस्बे के आग की लपटों में होने के बीच एनयू ने मोफी को बातचीत के लिए बुलाया। उसके उस बदसूरत और घिनौने चेहरे पर गुस्सा होकर वो अपनी तलवार लेकर उसकी तरफ लपकी, पर एक परी ने उसका हमला रोक दिया और एनयू ने उससे कहा कि उसे मारना नामुमकिन है। फिर भी मोफी ने हार नहीं मानी और उस परी पर हमला करना शुरू कर दिया, पर उसने सब कुछ रोक लिया। जैसे जैसे उसे और गुस्सा आया उसने अपनी पूरी ताकत से वार किया, पर उसकी तलवार बीच से टूट गई और वो अपनी चोट की वजह से गिर पड़ी। एनयू को लगा कि वो काफी मजबूत है और उसने उसे जिंदा रहने में मदद करने की पेशकश की, तो उसने एक फूल को चमकाया और उससे कहा कि अपने बदले के लिए उसे एक परी बनना होगा। उसने बताया कि वो पूरी दुनिया में ऐसी काबिल औरतों की तलाश में घूमता है जिन्हें वो परी में बदल सके, और कहा कि वो तभी एक परी बन सकती है जब वो खुद ऐसा चाहे। गुस्से और नफरत से भरकर मोफी परी बनने के लिए तैयार हो गई और कहा कि वो पुनर्जन्म वाली दुनिया में भी उसे खत्म करने के लिए वापस आएगी। उसने बताया कि उस फूल का नाम अनदर शोर है और वे पुनर्जन्म वाली दुनिया में फिर से मिलेंगे। उसी पल बड़ी बेलों ने उसे जकड़ लिया और युआन ने एनयू के कमीनेपन की वजह से उसे मुक्का मारने की कोशिश की, पर वो उसके आर पार निकल गया और जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने जानना चाहा कि वो उसे चोट क्यों पहुंचा रहा है, तो एनयू ने उसे बताया कि वो सिर्फ एक एनपीसी है और वो बस उसे इवॉल्व होने में मदद कर रहा है। जैसे ही वे एक खाली जगह में दिखाई दिए उसने उसे बताया कि वे दोनों एक ही आत्मा है
और उनका दुनिया जीतने का सपना भी एक ही है। हालांकि वो इस दुनिया को सिर्फ एक वीडियो गेम मानता था और उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि यहाँ क्या होता है। उसकी बातों से गुस्सा होकर युआन ने उसे मोफी को आज़ाद करने का हुक्म दिया, पर एनयू गायब हो गया और उससे कहा कि वो इतना कमज़ोर और बेकार है कि कुछ नहीं कर सकता। जब युआन सोचने लगा कि वो कहाँ गायब हो गया, तो लेप्रेचन ने उसे बताया कि वो सिर्फ उसकी रूह के उन टुकड़ों से बात कर रहा था जो इस दुनिया में रह गए थे, और उसने बताया कि ये बेलें असल में वो सील हैं जिसने मोफी को कैद कर रखा है। उसे बचाने के लिए बेताब होकर युआन ने बेल पर मुक्का मारा, पर उसे एहसास हुआ कि ये बेकार है और उसने सोचा कि खुद को ख़त्म करके वो उसे आज़ाद कर सकता है। आखिरकार उसकी सील सिर्फ इसलिए खुली थी क्योंकि वैम्पायर ने उसे मार दिया था। लेप्रेचन को लगा कि ये बहुत ही घटिया आइडिया है और उसने बताया कि उसकी रूह ने ही इस दुनिया को बनाया है और ये उसकी रूहानी ताकत से चल रही है। उसने कहा कि इस ताकत के बिना वो कभी नहीं जाग पाएगा, पर युआन ने उससे कहा कि उसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। पर फिर उसे एहसास हुआ कि वो खुद को ख़त्म करने के लिए बहुत डरपोक है। तभी ज़मीन कांपने लगी और उन्हें एहसास हुआ कि ये दुनिया जल्द ही गायब हो जाएगी। उस पल युआन ने फिर से ठान लिया कि मोफी को बचाने का यही इकलौता तरीका है और वो बेल पर ऊपर चढ़ने लगा। जब वो काफ़ी ऊपर पहुंच गया तो उसने मोफी से कहना शुरू किया कि वो उसकी ज़िंदगी का प्यार है और उसने उसे पाने के लिए अपने हरेम की इच्छा छोड़ने का फैसला किया है। उसे एक आखिरी किस देते हुए उसने वापस आने का वादा किया और खुद को ज़मीन पर नीचे फेंक दिया। उसी पल मोफी को अपनी यादों में वो याद आने लगा और ये भी याद आया कि कैसे उसने उसे एनव्यू के बारे में चेतावनी देने की कोशिश की थी। तभी वो जाग गई और जैसे ही उसने खुद को आज़ाद करना शुरू किया, बेलें तुरंत गायब हो गईं। जब वो उसके सामने आई तो उसने तलवार निकाली और उसे दूर फेंक दिया, पर जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो मर चुका है, वो रोने लगी और सोचने लगी कि उसने उसके लिए एक सिंप बने रहना और खुद को ख़त्म करना क्यों चुना। उसे मरा हुआ देखकर वो दुखी थी, ये समझकर कि वो इंसान नहीं था जिसने उसे धोखा दिया था। इसलिए उसने उसे फिर से देखने की इच्छा जताई और कहा कि वो अपनी बाकी ज़िंदगी उसके साथ बिताना चाहती है। हालांकि उसे फिर से जगाने के लिए उसके पास कोई ताकत नहीं थी और उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा के लिए अकेली रह जाएगी। ज़मीन को गले लगाने का फैसला करके वो जाने ही वाली थी कि तभी युआन को होश आ गया और उसने उसका टखना पकड़ लिया। उसे पक्का नहीं पता था कि वो जिंदा कैसे हुआ, पर उसने उससे कहा कि उसका अंतिम संस्कार वाला भाषण दिल को छू लेने वाला था। लेकिन वो ये देखकर गुस्सा हो गई कि उसका चेहरा कितना घिनौना था और उसे हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। अपनी जान के डर से वो उससे माफ़ी मांगने लगा और बताया कि उसने राजकुमारी की ताकत का इस्तेमाल करके उसकी रूहानी दुनिया में एंट्री मारी थी ताकि वो उसे बचा सके। वो ज़मीन को गले लगाने का रिस्क लेकर दुनिया का सबसे बड़ा सिंप बन गया था, जबकि उसे ये भी नहीं पता था कि वो दोबारा जिंदा होगा या नहीं। जब मोफी को एहसास हुआ कि इसकी ज़िंदगी इतनी बेकार है कि इसे मारना भी बेकार है, तो उसने उसे छोड़ देने का फैसला किया। मौके का फ़ायदा उठाते हुए युआन ने सुझाव दिया कि वे अपने दुश्मन को हराने के लिए अपनी रूहों को एक साथ मिला दें। तो मोफी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि वे अब जिंदगी भर के लिए पार्टनर हैं। उसी पल वो अपनी असली दुनिया में वापस आ गया और राजकुमारी थकान की वजह से गिर गई क्योंकि उसे कुछ इंस्टेंट नूडल्स की भूख लगी थी। पर उसने राजकुमारी को जमीन पर लिटा दिया और एक मर्द की तरह कमान संभालने के लिए तैयार हो गया। उसने मोफी को अपनी रूह के साथ जुड़ने को कहा। जैसे ही वो गायब हुई, एक तेज रोशनी ने उसे घेर लिया क्योंकि उसकी रूह युआन के शरीर में घुस गई थी, और उसी पल एक शक्तिशाली ऊर्जा के साथ मोटी जड़ें उसके चारों ओर लिपटने लगीं और उसे एक भगवान में बदल दिया। उसे खत्म करने की सोचकर वैम्पायर नाइट उसकी तरफ उड़ा, पर युआन ने उसे जमीन पर पटक दिया और जानलेवा वार करने के लिए उसकी तरफ झपटा। जैसे ही उसका वार चूका, उसने जमीन में हाथ मारा और उस पर हमला करने के लिए बड़ी जड़ें बुलाईं, पर वैम्पायर ने उन्हें तबाह कर दिया और उनके बीच एक बिना रुकने वाली भयंकर लड़ाई शुरू हो गई, जब तक कि युआन ने उसे लात मारकर आसमान की तरफ नहीं फेंक दिया। जब नाइट ने आग का हमला किया तो युआन ने उसे बेकार कर दिया और वे बादलों के बीच आपस में भिड़ गए, जिसके बाद युआन ने उसे जमीन पर दे मारा। बदला लेने के लिए बेताब होकर वैम्पायर फिर से आसमान की तरफ उड़ा ताकि वो युआन को मार सके, पर युआन ने उसे एक जलते हुए मुक्के से मारा जिससे उसकी तलवार टूट गई और एक जोरदार धमाके के साथ उसे जमीन पर पटक दिया। धमाके वाली जगह को देखते हुए युआन को लगा कि वैम्पायर के लाखों टुकड़े हो गए होंगे, पर मोफी ने उसे बताया कि वो अभी भी जिंदा है। युआन को लगा कि वो इस मौके का फायदा उठा सकता है, इसलिए उसने मोफी को साथ में दुनिया घूमने के लिए मनाने की कोशिश की और कहा कि उनके नए अनुभव उसकी रूहानी दुनिया को बदल देंगे। हालांकि जब उसने ये सोचना शुरू किया कि क्या उसके सींग लकड़ी के बने हैं, तो वो गुस्सा हो गई और उसे मार के जमीन पर फ्लैट कर दिया। लेप्रेचुन ने उससे कहा कि उसका दिमाग उसके चेहरे की तरह ही बेकार है, क्योंकि उसे कभी भी एक परी के सींगों को नहीं छूना चाहिए था। तभी चेयरमैन उनके सामने आई और वैम्पायर्स को खत्म करने के लिए युआन को 2 परियों के बीज दिए
उसने कहा कि उसके साथ बिजनेस करके उसे खुशी हुई। हालांकि युआन को लगा कि वो बहुत डरावनी है और वो मोफी के साथ वहां से जल्दी से निकल गया। अगले दिन स्कूल में जब युआन पिछली रात की थकान की वजह से सो रहा था, टीचर ने राजकुमारी एन कुई और मोफी का नई ट्रांसफर स्टूडेंट्स के रूप में स्वागत किया। और जैसे ही मोफी ने सबका परिचय दिया, सभी लड़कों को लगा कि वो कोई फरिश्ता है। जब युआन ने उन्हें देखा तो वो सोचने लगा कि उन्होंने स्कूल में एडमिशन क्यों लिया, पर लड़कों को लगा कि उसे अपनी नींद से जागना ही नहीं चाहिए था। एन कुई ने कहना शुरू किया कि पिछली रात उसने बहुत मजे किए और इतनी सारी एक्टिविटी की वजह से वो मुश्किल से सो पाई है। और मोफी ने कहा कि अभी भी उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। एन कुई ने कहा कि युआन को अगली बार ज्यादा देर तक टिकना चाहिए और सुझाव दिया कि वे किसी और रात को साथ में खेलेंगे। जब मोफी मान गई तो सभी लड़के सोचने लगे कि युआन ने 2 हॉट लड़कियों के साथ थ्रीसम कैसे कर लिया। वहां से भागने के बाद युआन ने लाइब्रेरी जाने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि वो नया जादू सीख सके। अंदर लाइब्रेरियन ने पूछा कि वो यहाँ क्यों आया है, तो उसने बताया कि उसे ऐसी जादुई किताबें चाहिए जो पौधों के बीजों का जादू खोल सके। उसकी मदद करने के लिए उसने कुछ स्क्रॉल मंगाए और कहा कि वो अपने मौजूदा मैजिक लेवल पर सिर्फ 2 ही स्क्रॉल सीख सकता है, क्योंकि वो आगे बढ़ने के लिए बहुत कमजोर और बेकार है। उस शाम युआन एक झील के पास पहुंचा और खुश था कि वो आखिरकार परी के बीज को जगा पाएगा। हालांकि लेप्रेचुन ने उसे बताया कि उसका पौधों वाला जादू परी के बीज पर काम नहीं करेगा, और युआन को लगा कि ज्यादा परियां जगाने का उसका सपना अब खत्म हो गया। जब उसने पूछा कि उसने ये बात पहले क्यों नहीं बताई, तो उसने कहा कि उसने जानबूझकर उसे पौधों का विश्वकोश हासिल करने दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो परी के बीजों को पहचानने की काबिलियत जगा सके। उसकी आंखों के सामने लेप्रेचुन ने उस विश्वकोश को निगल लिया और तुरंत अपग्रेड हो गई। जैसे ही उसने बीजों को ऊपर उठाया, उनकी सील तोड़ने के निर्देश युआन के सामने आ गए, पर उसे लगा कि ये निर्देश कोई कविता है और उसने जादुई बीजों को झील में फेंकने का फैसला किया। तुरंत ही पानी से पौधे बाहर निकल आए और सुंदर फूलों में बदल गए। कुछ ही देर में पूरी झील फूलों से भर गई तो युआन ने एक परी का बीज पानी के अंदर फेंक दिया और उसके उगने का इंतजार करने लगा। हालांकि जब सुबह हुई तो उसे एहसास हुआ कि वो नहीं उगा, और शाम तक वो सोचने लगा कि क्या ये कभी खिलेगा भी। उसी समय एक दूर के शहर में वैम्पायर नाइट अपने मालिक के महल में पहुंचा, जो युआन की आग से बच निकला था। जब उसने राजकुमारी को न पकड़ पाने के लिए माफी मांगी तो मालिक ने कहा कि वो बेकार होता जा रहा है और उसे बताया कि मोफी को पकड़ना ही अपनी गलती सुधारने का इकलौता तरीका है। उसने कहा कि वो एक परी की ताकत से दुनिया जीतना चाहता है और वो किसी भी कीमत पर ऐसा करने के लिए तैयार था। हालांकि नाइट को लगा कि ये नामुमकिन है और उसने बताया कि मोफी का पहले से ही एक मालिक है, पर मालिक को इस बात की कोई परवाह नहीं थी और उसने नाइट को युआन को तुरंत खत्म करने का हुक्म दिया। झील पर युआन ने पानी के नीचे एक रोशनी चमकती देखी और उसे लगा कि आखिरकार उसका काम रंग ला रहा है। उसकी आंखों के सामने पौधे से ओस की बूंदें उठने लगी और एक रहस्यमयी रोशनी के अंदर एक नया पौधा बनने लगा। जब ये पूरा हुआ तो पंखुड़ियां खुली और अंदर एक छोटी सी परी दिखाई दी। उस फूल को उगने में 1 हफ्ता लगा था और युआन अपनी इस कामयाबी से बहुत खुश था, पर मोफी ने उसे बताया कि इस परी का दिमाग थोड़ा हिला हुआ है। तभी उस परी को लगा कि युआन एक फर्जी इंसान है, क्योंकि वो दूसरे परी के बीज को नहीं जगा पाया और उसने उसे खत्म करने की धमकी दी। जैसे ही वो उसे खत्म करने के लिए उड़ी, मोफी ने अपने आदमी को बचाने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। उनकी आंखों के सामने जंगल के दूसरी तरफ एक रहस्यमयी रोशनी दिखाई दी और जैसे ही बादलों ने चांद को ढका, एक पौधा अपने सभी फूलों के साथ उगने लगा। उसी पल सुंदर पंखुड़ियां खुलीं और उनके सामने एक और परी प्रकट हुई। युआन को लगा कि वो बहुत सुंदर है और जल्द ही उसे एहसास हुआ कि ये दोनों परियां बहनें थीं। युआन को देखते ही एक परी यूएक्सियन ने उसे जगाने के लिए शुक्रिया कहा और उसे अपना मालिक पुकारा। दोनों ने मिलकर उससे पूछा कि क्या वो उन्हें अपने हरेम में शामिल करना चाहता है, पर इस बात के ख्याल मात्र से ही युआन की नाक से खून बहने लगा। जब उसे एहसास हुआ कि मोफी उसे परलोक भेजने के एकदम करीब है, तो उसने एक मंत्र पढ़ने का फैसला किया। उसने उन्हें अपने जादुई डिवाइस के अंदर खींच लिया ताकि हमेशा के लिए उनके मालिक के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट पक्का कर सके। मोफी को लगा कि वो अपना हरेम बढ़ाने के चक्कर में एक लालची ठरकी बन रहा है, पर युआन ने उसे बताया कि वो सिर्फ परियों को आजाद करना चाहता है ताकि वे अपना भविष्य खुद चुन सकें। अगले दिन चेयरमैन के ऑफिस में उसने युआन को बताया कि वैम्पायर नाइट ऑर्फे सेना के साथ उसे खत्म करने और राजकुमारी को पकड़ने के लिए आ रहा है। लेडी को लगा कि स्कूल में उसकी मौजूदगी सबको खतरे में डाल देगी, इसलिए उसने उसे तुरंत वहां से जाने का हुक्म दिया और राजकुमारी को भी अपने साथ ले जाने को कहा। उस दिन जब वो जाने के लिए तैयार था तो लाइब्रेरियन उसके सामने आई और उससे हर उस टापू से जादुई स्क्रॉल इकट्ठा करने को कहा जहां वे जाएंगे, ताकि लाइब्रेरी हमेशा जादू से भरी रहे। तो उसने उसे एक क्रिस्टल टर्मिनल दिया और कहा कि हर बार जब वो कोई नया जादू ढूंढेगा तो उसे इनाम मिलेगा। जंगल के अंदर युआन ने लेप्रेचुन से उस क्रिस्टल टर्मिनल को निगलने को कहा ताकि वो एक बार फिर इवॉल्व हो सके। उसे लगा कि जल्द ही उन पर हमला होगा,
पर उसे उम्मीद थी कि वे पहले और मजबूत बन जाएंगे। तभी उसे एहसास हुआ कि बाकी परियां कहीं गायब हो गई हैं। वो सोचने लगा कि वे कहाँ हैं, तो एनकुई ने उसे बताया कि वे झील की तरफ गई हैं। ये सोचकर कि उसे तैरने का मौका मिलेगा, युआन झील की तरफ भागा और एनकुई को लगा कि वो कुछ केकड़े पकड़ेगी। हालांकि उनकी आंखों के सामने एक ड्रैगन आ गया और युआन को लगा कि उसका सारा प्लान चौपट हो गया। जैसे ही उसने उसे भस्म करने के लिए आग छोड़ी, युआन ने उसे एक मानसिक घेरे, मेंटल बैरियर से रोक दिया। ड्रैगन उसे एक बेकार और बदसूरत बुद्धू कहने लगा और सोचने लगा कि वो अब तक मरा क्यों नहीं, ताकि वो परियों को अपनी तरफ कर सके। दूसरी परी लिन ने उनकी शांति भंग करने के लिए ड्रैगन से लड़ने की पेशकश की, पर युआन ने खुद उससे लड़ने का फैसला किया। जब ड्रैगन ने उसे पल भर में तबाह करने की धमकी दी, तो युआन ने कहा कि उन्होंने पहले ही एक लेवल 8 के वैम्पायर को खत्म किया है और उसे यकीन था कि ये ड्रैगन उससे आधा भी ताकतवर नहीं होगा। ये शब्द सुनते ही ड्रैगन को लगा कि उसकी शामत आ गई है, क्योंकि वो सिर्फ लेवल 3 का ड्रैगन था। हालांकि जब युआन ने उसे मुकाबले की चुनौती दी, तो उसने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। जैसे ही युआन पानी के अंदर पहुंचा, उसने ड्रैगन को पकड़ने के लिए बेलें फेंकी और उसे झील की तरफ खींचना शुरू किया, ताकि उसे अपनी आग की शक्ति इस्तेमाल करने से रोक सके। इस वजह से ड्रैगन ने सरेंडर करने का फैसला किया और एक बांसुरी नीचे फेंकी, ताकि जब भी युआन मुसीबत में हो वो उसे बुला सके। एक रिसोर्ट में पहुंचने के बाद युआन ने रात के लिए 2 अलग कमरों की मांग की, पर होटल की रिसेप्शनिस्ट सोचने लगी कि 2 अलग कमरों में कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। उस रात जब युआन लिन से मिला, तो उसने पूछना शुरू किया कि क्या वो बीमार है, पर उसने कहा कि वो अपना बदसूरत चेहरा उसकी नज़रों से दूर रखे, क्योंकि वो उसके घटिया चेहरे से तंग आ चुकी है और उसे फाड़ देने के लिए बेताब है। हालांकि चूंकि यूएक्सियन ने उसके साथ रहने का फैसला किया था, तो उसने कहा कि वो भी फिलहाल उसके साथ ही रहेगी। युआन को लगा कि ये अच्छी खबर है, पर वो सोचने लगा कि वो उससे नफरत क्यों करती है, तो उसने बताया कि उसका बेकार चेहरा उसे उल्टी कराने के लिए काफ़ी है। उसने कहा कि जब वो जागी थी तो उसकी पुरानी यादें गायब थीं, पर वो अपनी बहन के साथ होने की वजह से खुश थी। युआन को लगा कि उसे भूलने की बीमारी है और उसने कहा कि कुछ दिन रिसोर्ट में रहने से उसकी यादें वापस आ सकती हैं। उसी पल उसकी यादें वापस आने लगीं और वो उन्हें याद करके बहुत गुस्सा हो गई। उसे लगा कि युआन ही इसका जिम्मेदार है और उसने उसे बेकार होने और उसके काम में टांग अड़ाने के लिए कोसना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने उसे मारने की कोशिश की, अपने मालिक पर हमला करने की वजह से उसे बिजली का झटका लगा। तभी उनके सामने 3 रहस्यमयी बंदे आए और कहा कि वे उसे खत्म करने आए हैं। दिमाग से बात करते हुए मेंटल कम्युनिकेशन युआन ने मोफी को बताया कि उसकी शामत आ गई है, तो वो यूएक्शन के साथ वहां से तुरंत निकली। युआन को लगा कि वे ओरफे साम्राज्य से हैं और उसने ड्रैगन को बुलाने के लिए बांसुरी बजाई। वो तुरंत आ गया और युआन ने उससे उन आदमियों को खत्म करने को कहा। हालांकि जब उसे पता चला कि वे परियों को पकड़ने आए हैं, तो ड्रैगन ने पाला बदल लिया और उन आदमियों की मदद करने का फैसला किया, ये सोचकर कि आखिरकार उसे एक परी मिल जाएगी। तभी उन आदमियों ने उन पर हमला कर दिया, तो मोफी ने युआन से ड्रैगन को संभालने को कहा और परियां लड़ाई के लिए निकल पड़ी। मोफी ने कई तीर काट दिए, लिन ने एक दुश्मन को लात मारी और यूएक्शन ने दूसरे के हमले से खुद को बचाया। जब ड्रैगन ने युआन की हड्डियां चबाने की धमकी दी, तो वो भागने लगा, पर जब उसने उस दानव को पकड़ने की कोशिश की तो वो बच निकला और उसने आग छोड़ी, जिससे युआन पानी में जा गिरा। जैसे ही ड्रैगन उसकी तरफ उड़ा, युआन ने उसे फिर से पकड़ने की कोशिश की, पर उसने सारी बेलें जला दी। उसी समय मोफी दूसरी परियों के पास पीछे हटी और सोचने लगी कि क्या युआन को उसकी मदद चाहिए, पर उसने मोफी से कहा कि वो आने वाला हीरो है और उसने ड्रैगन को बड़ी पंखुड़ियों के अंदर कैद कर लिया। इससे पहले कि उसे कुछ पता चलता, झील की गहराई में एक सील दिखाई दी और उसे अंदर खींचने लगी। मोफी ने अपने सामने वो रहस्यमयी रोशनी देखी और युआन को बचाने के लिए पानी में कूद गई। हालांकि लिन को लगा कि ये भागने का अच्छा मौका है और उसने यूएक्शन से अपने साथ चलने को कहा। एक बंदे को लगा कि वो उनके ध्यान भटकने का फायदा उठा सकता है, पर यूएक्शन ने उसके तीरों को रोक दिया और जैसे ही उसकी ढाल टूटी, एक टुकड़े ने उसके हाथ पर खरोंच मार दी। इससे लिन को गुस्सा आ गया और उसकी ढाल ने उन आदमियों को तुरंत पीछे धकेल दिया। उसी समय मोफी को एहसास हुआ कि युआन गायब हो गया है, तो वो लड़ाई खत्म करने के इरादे से पुल पर वापस आ गई। दूसरी ओर युआन की आंख एक टापू पर खुली और उसने अपने सामने फिर से एनयू को देखा। एनयू ने बताया कि एक नया गेम शुरू हो रहा है और उसने युआन को सब कुछ देखने के लिए बुलाया है, ठीक वैसे ही जैसे मोफी की रूहानी दुनिया में हुआ था। तभी एक लड़की आई और युआन को लगा कि वो लिन है। जैसे ही उसने युआन को देखा, वो सोचने लगी कि क्या वो घायल है और उसने उसकी पट्टी करने का फैसला किया। उसने कहा कि वो किसी घायल इंसान को अनदेखा नहीं कर सकती। जब वो जाने लगी तो युआन ने उसका नाम पूछा, तो उसने बताया कि उसका नाम यूएक्सिया है। युआन सोचने लगा कि क्या वो उसकी यादों में है या किसी दूसरी दुनिया में, तो एनयू ने बताया कि वे लैंड ऑफ द सील में है। ये लिन की यादों की दुनिया थी जो उसकी परी वाली दुनिया से अलग थी।
उसने युआन को बताया कि लिन का दर्द ठीक करने का इकलौता तरीका इस दुनिया में जो कुछ भी हुआ उसे समझना है। एनव्यू ने समझ लिया था कि युआन का मन वापस जाने का है, इसलिए उसने युआन का रूप धरने का फैसला किया, पर उसने युआन से कहा कि वो यहाँ से कभी नहीं जा पाएगा। जैसे ही एनव्यू ने एक पेड़ पर मुक्का मारा, एक छोटा ड्रैगन नीचे गिरा और युआन को एहसास हुआ कि ये वही ड्रैगन है जिससे वो असली दुनिया में लड़ा था। एनव्यू ने ड्रैगन को अपना नया नौकर बनने को कहा और वादा किया कि काम पूरा होने के बाद वो उसे असली दुनिया में भेज देगा। ड्रैगन मान गया तो एनव्यू ने उसे युएक्शन की जासूसी करने के लिए भेज दिया और वो तुरंत उड़ गया। कुछ ही देर में वो वापस आया और बताने लगा कि युएक्शन एक उदास लड़की है जिसकी बहन बीमार है और वो उसकी बीमारी ठीक नहीं कर पा रही है। उसकी बातें सुनकर एनवायु को लगा कि उसके पास एक परफेक्ट प्लान है और वो वहां से निकल गया। युआन ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो उसके आर पार निकल गया, जिससे युआन को समझ आया कि वो इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। कस्बे के अंदर एनयू ने युएक्शन की तरफ हाथ हिलाया और उसे लगा कि वो युआन है। उसने युएक्शन को बताया कि उसे पता चला है कि उसकी बहन बीमार है और वो उसकी मदद करने आया है। जब वो उसकी मदद लेने को तैयार नहीं हुई तो उसने बताया कि वो जड़ी बूटियों का एक्सपर्ट है और उसकी बहन के लिए सही दवा ढूंढने में मदद कर सकता है। ये सुनकर उसे लगा कि आज उसका लकी दिन है और उसने तुरंत उसका ऑफर मान लिया। जल्द ही वे एक गुफा के अंदर पहुंचे और युएक्शन को एक पुरानी जड़ी बूटी दिखी जिसे उसने अपनी बहन के लिए सही इलाज समझा। जैसे ही वो उसकी तरफ झपटी, एनयू ने उसके सामने एक विशाल राक्षस दिखाया और उसे दूसरी दिशा में भेज दिया। जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए उत्साहित होकर वो वहां से भागी, पर ड्रैगन को लगा कि वो उन दोनों को खत्म कर सकता है। तभी वो राक्षस जाग गया और एनयू ने युएक्सिन को कुचले जाने से पहले बचा लिया। इसके बावजूद वो जड़ी बूटियां लेने पर अड़ी रही और उनमें से एक को तोड़ने के लिए दौड़ी। युआन को लगा कि वो कुचली जाएगी और वो एनयू पर चिल्लाया कि अपना आलसी शरीर हिलाओ, पर एनयू ने युआन से कहा कि वो खुद उसे बचा ले। जैसे ही मलबा उसे कुचलने वाला था, युआन ने उसे बचाने की कोशिश की, पर एनयू तेजी से उसके पास पहुंचा और उसे बचा लिया, जिससे युआन को समझ आया कि ये एक जाल था। इससे पहले कि वो भाग पाता, राक्षस ने उसे कुचल दिया और युएक्शन एनयू के साथ वहां से भाग निकली। वे जल्द ही एक चट्टान के पास पहुंचे और युएक्शन को एहसास हुआ कि ये एक बंद रास्ता है। जब वो जानवर उनके सामने आया तो युएक्शन ने एक लकड़ी उठाई और एनयू से भागने को कहा। जैसे ही वो राक्षस पर वार करने के लिए बढ़ी, उसने अपना पंजा चलाया, पर एनयू ने उसे दबने से बचा लिया। सदमे की वजह से लड़की बेहोश हो गई तो उसने उसे एक पेड़ के पास लिटा दिया और राक्षस के सामने खड़ा हो गया। राक्षस उसका बेकार चेहरा देखकर गुस्सा हो गया और उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे ड्रैगन को लगा कि वो मारा गया। हालांकि उसने सिर्फ एक उंगली से उस राक्षस को रोक लिया और उसे बिजली का झटका देकर उसके ऊपर चढ़ गया। इसे खत्म करने के लिए उसने उसे अपनी उंगली से एक वार किया और जल्द ही उसे उसके बालों पर कुछ निशान दिखे। एनव्यू को लगा कि ये निशान उस ड्रैगन ने दिए हैं, इसलिए वो उसके सामने उतरा। उसकी गलती की सजा के तौर पर उसने उसे चट्टान से नीचे लात मार दी। तभी लिन की आंख खुली और उसने उसे टोकरी देते हुए कहा कि उसकी जड़ी बूटियां सुरक्षित हैं। हालांकि अगले दिन जब उसने पूछा कि क्या उसकी बहन ठीक हो गई, तो उसने बताया कि जड़ी बूटियों ने काम नहीं किया और उसकी बहन की हालत और खराब हो रही है। एक नए प्लान का फैसला करते हुए उसने उसे बताया कि उसे उसकी बहन की बीमारी का इलाज पता है और उसने इसे 3 जन्मों की शुद्धता का नाम दिया। अपनी बहन को बचाने के लिए बेताब होकर युएक्शन ने उससे कहा कि वो ये इलाज पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उस रात जब युआन उसके पीछे घर तक गया तो उसे पता चला कि उसकी बीमार बहन असल में लिन थी। और कुछ दिनों बाद एनव्यू खेतों में लिन का पीछा करने लगा और उससे कहने लगा कि वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। लिन को लगा कि वो सिर्फ मजे करने के लिए उसके पीछे पड़ा है और उसने उसे दफा हो जाने को कहा। इसके बावजूद वो नहीं माना और उससे कहा कि वो एक ठरकी पीछा करने वाले की तरह अगले दिन भी उसका इंतजार करेगा। जैसे ही वो गई, युआन उसे एक घिनौना ठरकी कहने लगा जो 2 बहनों को एक साथ फंसाना चाहता है। एनव्यू ने कहा कि वो एक अल्फा मर्द है जो जिसे चाहे उसे हासिल कर सकता है, पर युआन ने उसे एक घटिया इंसान समझा। उस रात दोनों बहनों के घर में युएक्शन ने लिन को बताया कि वो उसकी बीमारी के लिए एक नए नुस्खे की पढ़ाई करना चाहती है, पर उसे लगा कि इसे पीना लिन के लिए खतरनाक होगा, खासकर तब जब इसके सफल होने की उम्मीद बहुत कम थी। जीने की कोई और वजह न होने के कारण लिन ने फिर भी इसे आजमाने की कोशिश की, पर युएक्शन ने उससे कहा कि वो ये रिस्क नहीं लेना चाहती। आखिरकार उसकी बहन मर जाने से बेहतर था कि वो बिस्तर पर ही रहे। अगले दिन लिन अपना दर्द कम करने के लिए एक जादुई दवा पीकर एनव्यू से मिलने खेतों में पहुंची। जैसे ही एनयू जागा, उसने कहा कि वो उसे दोबारा देखकर खुश है और उसे अपनी नाव पर घुमाने ले गया। कुछ ही देर में वे झील में सैर करने लगे और एनयू ने बताया कि वो उसकी बीमारी के बारे में जानता है और ये भी कि उसने अपनी बहन को बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया था। उसी पल लिन की तबीयत और बिगड़ गई और उसे खून की उल्टियां होने लगीं। जैसे ही वो बेहोश हुई, एनव्यू ने युआन से कहा कि उसे बचाने से उसका पूरा भविष्य बदल जाएगा और शायद वो अपनी सारी यादें भी खो दे।
उसी समय युएक्शन दूसरी नाव पर दिखाई दी। वो सोच रही थी कि काश वो अपनी बहन के बदले अपनी जान दे पाती। उसे उस हादसे के लिए खुद पर बहुत पछतावा हो रहा था और उसे लगा कि अपनी जान देना ही अतीत की गलतियों को सुधारने का इकलौता तरीका है। उस रात जब लिन की आंख अपने घर में खुली तो वो सोचने लगी कि वो वापस कैसे आई, और उसे लगा कि नाव की सैर सिर्फ एक सपना था। उस याद ने उसे दुखी कर दिया और अपनी बीमारी के गम में उसने सूप को एक तरफ हटा दिया। अगले दिन जब युएक्शन हमेशा की तरह जड़ी बूटियां लेने गई तो लिन ने इलाज वाली दवा पीने का फैसला किया, और जब वो दोबारा नाव पर सैर करने निकली तो उसे एहसास हुआ कि पिछली रात कोई सपना नहीं थी। कुछ देर बाद एनयू ने उसे बताया कि उसने उसकी बीमारी का पक्का इलाज ढूंढ लिया है। इसे जानने के लिए बेताब होकर उसने पूछा कि वो क्या है, तो एनयू ने बताया कि इकलौता तरीका यह है कि वो अपनी बहन को खत्म कर दे और उसका सारा खून खुद के अंदर सोख ले। इसी बीच असली दुनिया में वैम्पायर नाइट ने राजकुमारी को मारने की कोशिश की, पर उसे पता चला कि वो एक अदृश्य सुरक्षा घेरे में थी। तभी एनकी की आंख खुली और वो उसके पास दौड़ी, उसे अपना पर्सनल गार्ड समझकर। उसने नाइट से कहा कि उसे देखकर खुशी हुई और पूछा कि क्या वो उनके साथ सफर पर चलेगा। उसी पल उन्हें एक धमाका सुनाई दिया और राजकुमारी को समझ आ गया कि उन पर हमला हुआ है। पुल पर एक दुश्मन ने मोफी पर हमला किया और उसके मुक्के के असर से पानी की लहरें ऊपर उठ गईं। जब वे एक दूसरे से लड़ने लगे तो उसे जल्द ही एहसास हुआ कि लिन और युएक्शन को पकड़ लिया गया है। दुश्मन को लगा कि वो उसके ध्यान भटकने का फायदा उठाकर उसे बेहोश कर देगा, पर उसने उसके घूं से रोक लिया और उसका हथियार तबाह कर दिया। तभी उसने एनकी को नाइट के साथ आते देखा और सोचने लगी कि क्या वो खतरे में है। जैसे ही परियां खुद को आजाद करने में कामयाब हुईं, एनकी ने नाइट को दुश्मनों को खत्म करने का हुक्म दिया, पर उसने उल्टा परियों पर ही वार कर दिया। एक दुश्मन सोचने लगा कि उसने अब तक राजकुमारी को खत्म क्यों नहीं किया, पर यहाँ तक कि नाइट को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। लिन की दुनिया के अंदर उसने अपनी बहन को एनयू के साथ देखा और उसे लगा कि वो उसे धोखा दे रही है। हालांकि युएक्शन जानती थी कि लिन उन पर जासूसी कर रही है और उसे उम्मीद थी कि उसका प्लान कामयाब होगा। वो कहने लगी कि वो लिन की देखभाल कर करके थक गई है और अपनी खुद की जिंदगी जीना चाहती है, पर वो अपनी सगी बहन को खुद खत्म नहीं कर सकती थी। उसकी बातें सुनकर लिन की हालत और खराब हो गई और उसे खून की उल्टियां होने लगीं। उस रात उनके घर पर युएक्शन ने लिन से कहा कि उसे प्यार हो गया है और वो जल्द ही अपने आदमी के साथ भाग जाएगी। उसने बताया कि वो आखिरी बार उसके लिए खाना बना रही है, पर लिन को लगा कि ये उसे खत्म करने का सही मौका है। लेकिन करीब पहुंचने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो अपनी बहन को नहीं मार सकती। फिर भी युएक्शन काम तमाम करने पर अड़ी थी और उसने खुद को जोर से जख्मी कर लिया। जैसे ही उसका खून बहने लगा, उसने लिन से उसे झील तक ले जाने को कहा, क्योंकि एनयू वहां उसका इलाज करने के लिए इंतजार कर रहा होगा। तो लिन उसे उठाकर झील की तरफ ले जाने लगी। वहां पहुंचकर युएक्शन ने एक बुरी बहन होने और नफरत का नाटक करने के लिए माफी मांगी, जबकि वो असल में उससे बहुत प्यार करती थी। जैसे ही उसकी रूह ने शरीर छोड़ा, एनयू ने लिन को बताया कि युएक्शन ने उसके लिए खुद की कुर्बानी दी है, पर लिन को लगा कि वो इस काबिल नहीं थी और वो झील के अंदर जाने लगी। उसका इरादा समझकर युआन ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो एक भूत की तरह उसके आर पार निकल गई। जब उसने एक नई जिंदगी की दुआ मांगी तो एनयू ने उससे कहा कि उसके पास ये वरदान देने की शक्ति है। उसने कहा कि उनकी इकलौती उम्मीद उसकी परियों को दोबारा जगाना है, और उसने उसे एक जादुई फूल भेजा। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक रंगीन रोशनी निकली जो आसमान तक फैल गई और एक विशाल फूल दिखाई दिया। इसके बाद एनयू ने युआन को बताया कि दोनों में से कोई भी बहन परी नहीं बनी थी जब तक कि उसने उन्हें परी के बीज से दोबारा नहीं जगाया, और लिन ने अपनी यादें खुद ही मिटा दी थीं ताकि उसे वो काली रात याद न रहे। युआन को बहुत गुस्सा आया और उसने उनकी बर्बादी के लिए एनयू को मुक्का मारने की कोशिश की, पर उसका वार फिर से खाली गया और एनयू ने उसे जमीन पर पटक दिया। उसने युआन से कहा कि उसने उन लड़कियों को परी बनाकर उनकी मदद की है, पर उसे वे दोनों बेकार लगी और उसने युआन के हमले को बेकार कर दिया। जैसे ही उसने उसकी लात को रोका, उसने युआन के पेट में मुक्का मारकर उसकी हवा निकाल दी। फिर भी युआन ने हार नहीं मानी और कहा कि वे लड़कियां कोई वीडियो गेम के किरदार नहीं हैं जिनके साथ वो खेल सके, पर एनयू ने उसे घुटने से मारा और फिर से नीचे गिरा दिया। उसने कहा कि उनकी मौत को कोई नहीं बदल सकता और पूछा कि जब वो यहाँ फंसा है तो भविष्य कैसे बदलेगा। पल भर में युआन को एहसास हुआ कि ये दुनिया फिर से रीसेट हो गई है, और पेड़ पर मुक्का मारने पर उसे पता चला कि वो अब अपने आसपास की चीजों को महसूस कर सकता है। तो एनयू ने उसे एक मौका दिया ये साबित करने का कि वो सच में भविष्य बदल सकता है। युआन ने उसे मुक्का मारना चाहा, पर वो गिर पड़ा और एनयू ने कहा कि अगर वो अतीत नहीं बदल पाया तो यहीं फंसा रह जाएगा। उसी पल युएक्शन वहां आई और सब कुछ फिर से वैसे ही होने लगा जैसे पहले हुआ था। भविष्य बदलने की सोचकर युआन ने युएक्शन से कहा कि उसने लिन की बीमारी का नया इलाज ढूंढ लिया है, पर इलाज सुनने के बाद युएक्शन ने बताया कि वो इसे पहले ही आजमा चुकी है और ये बेकार रहा। बाद में उस दिन युआन ने पहली बार लिन से मिलने का फैसला किया
और उसे बताया कि उसकी बहन को एक नुस्खा मिला है जिसे 3 जन्मों की शुद्धता कहते हैं। उसने बताया कि ये सिर्फ एक खास खून से काम करेगा और इसके कामयाब होने की भी कोई गारंटी नहीं है। उसने कहा कि युएक्शन ये बात उससे इसलिए छुपा रही है ताकि वो उससे नफरत करे, पर वो उसकी बातों में न आए। लिन को लगा कि वो एक अच्छा इंसान है और उसने युएक्शन के प्लान को रोकने का वादा किया। अगली रात जब युआन उन लड़कियों के साथ खाना खा रहा था तो युएक्शन ने उसे एक अच्छा सिम्प होने और रोज जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में मदद करने के लिए शुक्रिया कहा। युआन को लगा कि उसका प्लान कामयाब हो गया और उसने भविष्य बदल दिया है। तभी युएक्शन टेबल पर बेहोश हो गई और युआन को समझ आया कि खाने में उन्हें सुलाने की दवा थी। लिन उसे बताने लगी कि उसे युएक्शन को रोक कर रखने के लिए बुरा लग रहा है और वो अपनी बहन के लिए जान देने को तैयार है। जब युआन की नींद खुली तो उसे घर खाली मिला और उसे लगा कि कुछ बुरा हुआ है। झील पर पहुंचकर उसने देखा कि युएक्शन अपनी बेहोश बहन के साथ झील के अंदर जा रही है। वो सोचने लगा कि क्या उसने सच में भविष्य बदला, पर जल्द ही उसे समझ आया कि उसने सिर्फ कहानी का तरीका बदला था। उसे यकीन था कि अगली बार वो दोनों लड़कियों को बचा लेगा, इसलिए उसने एनव्यू से यादों को एक बार फिर से शुरू करने को कहा। एनयू ने बताया कि ये उसका आखिरी मौका है और उस पर एक रहस्यमयी रोशनी डाली जिससे वो बिल्कुल शुरुआत में पहुंच गया। जब युआन की आंख खुली तो उसे युएक्शन दिखी और एक बार फिर सब कुछ वैसे ही दोहराया जाने लगा। जैसे ही लिन अपनी बहन को खत्म करने वाली थी, युआन चिल्लाया कि रुक जाओ, युएक्शन तुमसे नफरत नहीं करती। चाकू पकड़ते हुए उसने लिन को बताया कि उसकी बहन उसका इलाज करना चाहती है और उन्होंने उसे धोखा देने का नाटक किया था। उसने कहा कि कोई भी इलाज जान लेने के लायक नहीं है और बेहतर यही है कि वे हमेशा साथ रहें। तो उसने चाकू खिड़की के बाहर फेंक दिया और लड़कियां रोने लगीं। वे दुखी थीं कि वे लगभग एक दूसरे को धोखा देने वाली थीं। युआन को लगा कि उसका काम यहां पूरा हो गया है और उसने जाने का फैसला किया। घर के बाहर एनव्यू ने उसे कामयाबी की बधाई दी, पर बताया कि असल में भविष्य बदला ही नहीं जा सकता। पल भर में वे एक अंधेरे आयाम में पहुंच गए और एनव्यू ने बताया कि पिछली दुनिया गायब हो गई है क्योंकि उसने उसे बदल दिया था, लेकिन इसका असर वर्तमान प्रेजेंट पर नहीं पड़ेगा। युआन दुखी था कि उसकी कोशिश महज एक बर्बादी थी, पर अगले ही पल वे एक नई दुनिया में थे और लिन उसके सामने थी। उसने बताया कि वो उसे अपनी यादों में देख सकती है, भले ही असल में अतीत को बदला न जा सके। उसकी कोशिशों ने उसे खुद को माफ करने और अपने किए को स्वीकार करने की हिम्मत दी है, उसने कहा। तो उसने युआन को किस किया और उसे एक लाचार सिंप कहा और कहा कि भले ही अतीत न बदले पर भविष्य बचाने का मौका है। तुरंत एक पोर्टल खुला और उसने बताया कि उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे हैं और उसने युआन को पोर्टल में धकेल दिया। तभी ड्रैगन भी उसके साथ हो लिया, असली दुनिया में वापस जाने के मौके की भीख मांगते हुए। तो युआन उस रोशनी के अंदर चला गया। असली दुनिया में लड़कियों ने समुद्र के अंदर एक रोशनी देखी और उनकी आंखों के सामने ड्रैगन पानी से बाहर निकला। उन्हें एहसास हुआ कि युआन वापस आ गया है। जैसे ही ड्रैगन ने आग छोड़ी, युआन पुल पर उतरा और आनक्वी से कहा कि वो उसे रिसोर्ट की सैर कराना चाहता है। तुरंत वे ड्रैगन पर सवार हो गए और गुंडों ने देखा कि वैम्पायर नाइट को ड्रैगन ने कुचल दिया है। हालांकि नाइट ने कहा कि वो लड़ने के लिए तैयार है, पर युआन ने कहा कि वे उसे मारकर उसके राज्य वापस भेज देंगे। जैसे ही वे हमले के लिए बढ़े, लिन ने युआन को पकड़ लिया और तुरंत एक रहस्यमयी ऊर्जा ने उन्हें घेर लिया। नाइट समझ गया कि वे जुड़ने वाले हैं और वो उनकी तरफ भागा, पर वे आसमान में उड़ गए और युआन एक देवता गॉड बन गया। अपनी मसल्स देखकर उसे समझ आया कि वो और ताकतवर हो गया है और जब वो पुल पर उतरा तो हवा के दबाव से नाइट लगभग उड़ गया। युआन को लगा कि ये शक्ति मोफी वाली शक्ति से अलग है और उसे लगा कि वो अब पानी का देवता है। तभी वैम्पायर उस पर झपटा, पर युआन ने उसे पानी से ढक दिया और एक झटके में उसने पानी को जमाकर उसे बर्फ के अंदर कैद कर दिया। एक दुश्मन ने युएक्सियन को मारना चाहा, पर युआन ने उसका हाथ जमा दिया और उसे दूर एक छत पर फेंक दिया। एक और बंदे ने युआन पर हमला किया, पर वो गायब हो गया और युआन ने उसे पीटने का वादा किया। तुरंत उसने उसे पानी की लहर में पकड़ा, जमाया और आसमान की तरफ उछाल दिया। तभी उसने देखा कि एक दुश्मन उस बेकार ड्रैगन को नीचे खींच रहा है, तो उसने तुरंत रस्सियां काट दी और उसके पीछे जाकर मुक्कों की बरसात कर दी और फिर उसे पानी में लात मार दी। तभी वैम्पायर ने बर्फ तोड़ दी, पर युआन ने उसे सरेंडर करने को कहा क्योंकि वो आंखों पर पट्टी बांधकर भी उसे हरा सकता था। हालांकि नाइट ने कहा कि वो अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। उसी पल उसने अपनी अरोरा ड्रैगन किलिंग तलवार निकाली और वो आग की आभा से जलने लगा। युआन ने कहा कि वो इस लड़ाई को बराबर करना चाहता है और वो ऊपर आसमान में उड़ने लगा। उसके हुक्म पर मोफी उसके साथ जुड़ गई और वो एक ग्रेटर गॉड में बदल गया। उसने एक शक्तिशाली वार किया जिसने वैम्पायर की सारी ताकत खींच ली और उससे कहा कि वो उसका सामना करने के लायक नहीं है। अपनी इज्जत बचाने के लिए नाइट पानी पर फिसलते हुए युआन को मारने आया, पर युआन बच निकला। जैसे ही उसने पानी से एक त्रिशूल बनाया, उनकी टक्कर से लहरें उठने लगीं, पर युआन ने उसे धकेलकर अपनी ताकत साबित की।
वे डिब्बे में बंद कॉकरोच की तरह लड़ने लगे और युआन को लगा कि वो ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर हीरो है। पानी की ताकत से उसने नाइट को दूर फेंका, पर वो बिना चोट के बच गया। अपने त्रिशूल से युआन ने एक दीवार बनाई जो बर्फ के भाले छोड़ रही थी, पर वैम्पायर उन्हें तबाह करता रहा जब तक कि एक उसे लग नहीं गया। अपनी शक्ति दिखाते हुए उसने कई क्लोन बुलाए और वे दीवार पर टूट पड़े और अपनी शक्तियों से बर्फ को तोड़ने लगे। जैसे ही वे गायब हुए, युआन ने पानी का बवंडर बनाया और नाइट को दूर फेंक दिया, जिससे वो पुल से जा टकराया। उस बेवकूफ को हिलने में असमर्थ देखकर युआन को लगा कि वो उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकता है, और उसने सूरज की तरह शक्तिशाली एक धमाका तैयार करना शुरू किया। किस्मत से अनकी उसे बचाने आ गई और युआन से हमला रोकने को कहा, क्योंकि वो अपने दोस्त को मरते नहीं देखना चाहती थी। युआन को उसकी बातों ने भावुक कर दिया और उसने वो गोला आसमान की तरफ छोड़ दिया जो वहां फट गया। लड़ाई खत्म होते ही परियां उससे अलग हो गईं और वे पुल पर उतरे। अनकी ने नाइट से पूछा कि उसने उसके दोस्त पर हमला क्यों किया। उसने कहा कि युआन उसके लिए बहुत ताकतवर है और उसे कभी भी हरा देगा। उसने उसे पकड़ लिया और सुझाव दिया कि वे साथ में अपने राज्य वापस चलें, पर वो अपनी गद्दारी पर शर्मिंदा होकर वहां से जाने लगा। ये सोचकर कि वो उसे दोबारा कभी नहीं देख पाएगी, अनकी रोने लगी। उसी समय पानी के आसपास रोशनी होने लगी और फूल खिलने लगे। उनकी आंखों के सामने एक विशाल फूल दिखा और उन्होंने देखा कि लिन जाने के लिए तैयार है। उसने उसका भविष्य बदलने की कोशिश के लिए युआन को शुक्रिया कहा, पर कहा कि वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। हालांकि वो अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उसने बताया कि वो इस झील की रूह स्पिरिट बन जाएगी और जब भी जरूरत होगी वापस आएगी। जाने से पहले उसने मोफी से कहा कि अब वो युआन के हरेन की रानी है और जब तक चाहे उसका इस्तेमाल कर सकती है। मोफी को उसकी बातें रोमांटिक लगी और उसने वादा किया कि वो युआन को थकान से बेहोश होने तक संतुष्ट करेगी। जब यूएक्सियन ने पूछा कि उसकी नई बहन कौन बनेगी, तो लिन ने उसे युआन को ही अपना परिवार बनाने को कहा। ये कहते ही वो उस रहस्यमयी रोशनी में गायब हो गई। युआन को निराशा हुई कि लिन के वर्तमान को बदलने की उसकी कोशिशें बेकार गईं और उसने खुद को फेलियर समझा। हालांकि यूएक्सियन को लगा कि उसने अच्छा काम किया है, क्योंकि उसकी बहन अब दुखी नहीं थी और वो उसके डिवाइस में चली गई। तभी मोफी उसके पास आई और पूछा कि क्या उसे अपनी रूहानी दुनिया बनाने का वादा याद है। युआन ने कहा कि वो अपना वादा कभी नहीं भूला और उसे जरूर पूरा करेगा। उसके जवाब से संतुष्ट होकर वो भी डिवाइस के अंदर चली गई। परियों के जाने के बाद युआन ने कस्बे वापस चलने का सुझाव दिया। अनकी को लगा कि उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है, पर जैसे ही वे ड्रैगन पर निकले, अनकी ने एक परी का बीज दिखाया और कहा कि उसे ये एक गुफा में मिला है। पर युआन को समझ आया कि अब उसका पाला एक और पागल लड़की से पड़ने वाला है और उसने दुआ मांगी कि काश वो फिर से इसेकाई हो जाए। I'm so in love with you.